बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है और उसका जो स्टार्टिंग लेक्चर है, ये स्टार्टिंग लेक्चर एक आइडियल गैस की काइनेटिक थ्योरी के बारे में, उसका शॉर्ट सा कंपैरिजन है रियल गैस के साथ। उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन को समझ लें कि अंडरस्टैंड करना है, पूरी लंबी चौड़ी डेरिवेशन नहीं करनी, बस उसकी दो टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। और गैस लॉज जो आप पहले भी बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, नाम आप देख रहे होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये नाम शायद आपने ना सुना हो पहले, लेकिन ये भी बहुत आसान सा लॉ है। और एवोगैड्रो लॉ का भी नाम सुना हुआ। तो अब आते हैं कि हमने जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी होती है, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है कि ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम थर्मल एनर्जी को किसी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें। जैसे इंजन बनाए और इंजन से गाड़ियां बना ली, अब इंजन चल रहा है गाड़ियों को लेकर, तो ये सारी की सारी इजाद का क्रेडिट किसको जाता है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमें जिस सिस्टम पे काम करना पड़ता है बच्चों, वो सिस्टम ऑफ आइडियल गैस होता है। अब गैसेस नॉर्मली तो रियल होती हैं, जितनी हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसेस रियल गैसेस हैं। लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि एक आइडियल गैस का नक्शा क्या होना चाहिए है। तो इस एक डायग्राम के अंदर आपको सारी की सारी आइडियल गैस बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। नंबर 1, एक फाइनाइट वॉल्यूम। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं ये पूरी तरह आइसोलेट कर दिया जाए तो ये एक फाइनाइट वॉल्यूम है, लामुतनाही नहीं है। इसमें हर पार्टिकल के मूव करने की एक बाउंड्री है, वो चलेगा, चल के किसी ना किसी बाउंड्री से टकरा के वापस जरूर आएगा। तो ये वॉल्यूम क्या कहलाएगा? फाइनाइट वॉल्यूम। इस फाइनाइट वॉल्यूम में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होने चाहिए हैं, बट हमारे पास जो नंबर ऑफ बाउंड्रीज है वो लिमिटेड होनी चाहिए। वॉल्यूम फाइनाइट हो लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो वो क्या हो? बहुत ज्यादा लार्ज हो। फिर ये तमाम के तमाम पार्टिकल्स नेचुरली किस कंडीशन में हो? रैंडम मोशन में, और गैस मॉलिक्यूल्स की तरह हो, ये किसी एक जगह पे इनका टिकना ना हो। तीसरी बात, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये रिजिड बॉल्स की तरह होने चाहिए। किसकी तरह होने चाहिए? जैसे बिलियर्ड या स्नूकर की बॉल्स होती है ना, वो बिलियर्ड या स्नूकर की बॉल्स को आप बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक स्केल तक ले जाओ तो वैसी हार्डनेस हो, वैसी गोलाई हो, तो आप उस मॉलिक्यूल को कौन सी गैस का मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे? आइडियल गैस का। तो वॉल्यूम क्या हो? फाइनाइट। मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या हो? लार्ज। मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या हो? रिजिड हो। क्या हो? रिजिड हो। मोशन क्या हो? रैंडम मोशन हो। नेक्स्ट, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होती और हम कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कंसीडर नहीं करेंगे। इस बात का जरा दूसरा कॉन्सिक्वेंस समझना। एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल के करीब से ऐसे भी गुजर जाएगा ना तो कोई छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि इनके दरमियान ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये सिर्फ एक दूसरे से टकरा के फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं। ये आए, टकराए, टक्कर होगी तो फोर्स एग्जर्ट होगी, और वो टक्कर भी इनके दरमियान परफेक्टली इलास्टिक कंसीडर होगी, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को परफेक्टली रिजिड भी तो कंसीडर कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? तो मॉलिक्यूल्स फाइनाइट वॉल्यूम में लार्ज नंबर्स होंगे, मोशन इनका हमेशा रैंडम होगा, इनकी नेचर एक रिजिड बॉल की तरह होगी, इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी नहीं होगी। टक्कर मारेंगे तो उसी सूरत में फोर्स लगेगी जब टक्कर मारेंगे, और टक्कर भी परफेक्टली क्या होगी? इलास्टिक टक्कर होगी। टक्कर भी क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक। एक और इंपॉर्टेंट बात, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो जगह है, जो स्पेस है, वो मॉलिक्यूल के साइज से हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए। यानी मॉलिक्यूल खुद छोटा हो लेकिन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला उस मॉलिक्यूल के साइज से ग्रेटर होना चाहिए। इस तरह भी याद रखो, डी, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स मस्ट बी ग्रेटर देन द पार्टिकल साइज। जब मैंने ये बात कही कि इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होती, तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पे क्रॉस लग गया कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नहीं होती। भाई अट्रैक्शन होना, रिपल्शन होना पोटेंशियल एनर्जी को जन्म देता है। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल फील्ड में,
तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन की वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। तो अगर इसके पास पोटेंशियल अट्रैक्शन ही ना होती जमीन की, ये यहीं पे मुअल्लक हो जाता, तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होनी थी। तो यहाँ पर आइडियल गैस और रियल गैस के दरमियान ये एक क्लियर बाउंड्री आती है कि रियल गैसेस में लाजमो मलजूम होती हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है कि मॉलिक्यूल करीब से गुजरेंगे तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और रिपेल भी हो सकते हैं। अट्रैक्शन रिपल्शन होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैदान में आएगी। तो रियल गैसेस के बारे में वो कहता है कि रियल गैसेस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करती हैं, खासकर हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे। ये बात बुक में लिखी है, अंडरलाइन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें कैसा पर्सपेक्टिव देती है गैस के बारे में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक नहीं, कौन सा, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि हम इसके बिहेवियर से प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इस तरह की जो मेजरेबल चीजें हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं। तो लास्ट कंसिडरेशन, हाउ टू इमेजिन एन आइडियल गैस। आइडियल गैस को इमेजिन करने की थ्योरी को बोलते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। वॉल्यूम क्या हो, फाइनाइट हो, उसमें नंबर क्या हो, लार्ज हो। मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्स नहीं होनी चाहिए, ना अट्रैक्शन की ना रिपल्शन की। इनका मोशन हमेशा क्या हो, रैंडम मोशन के साथ साथ इनका जो अपना साइज है वो इनके दरमियानी फासले से हमेशा कम होना चाहिए। कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं है तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स सिर्फ कोलिजन में लगाएंगे। कोलिजन हमेशा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी। तो ये सारा नक्शा तैयार करने के बाद हम आगे चलते हैं ABC ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात रहेगी बतानी। ये जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ये वाइब्रेट नहीं कर सकते, ये रोटेट भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ सीधी डायरेक्शन में, या ऐसे मूव कर रहे, टक्कर लगी तो ऐसे मूव करने लग गए, टक्कर लगी तो ऐसे मूव करने लग गए। सीधी लाइन में, नाक की सीध में मूव करने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं, मोशन किसी भी टाइप का हो जाए ना तो उस टाइप की काइनेटिक एनर्जी भी दरमियान में कदम रख लेती है। लेकिन अब इसके पास जो हमारे पास आइडियल गैस है, वाइब्रेशंस नहीं कर सकते तो इनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ये रोटेट नहीं कर सकते, इनके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। ये सिर्फ सीधी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दे हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी को आइडियल गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी कहा जाता है। और इसी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है क्या, टेम्परेचर। यानी आप आइडियल गैस की अगर एनर्जी बदलना चाहते हैं तो मेनली वन चीज बदलनी पड़ेगी और वो क्या होगा, टेम्परेचर। तो आइडियल गैस की कुल एनर्जी एक ही एनर्जी है, कौन सी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कुल एनर्जी कौन सी है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर। अब आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, और उससे पहले आप समझ लो ABC ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सी थर्मोडायनेमिक्स, ABC ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप यूं कह लो एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ABC होगी। एवोगैड्रोस लॉ है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बॉयल्स लॉ है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। और चार्ल्स लॉ है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर। जिसके प्रोपोर्शनल लिख रहे हो ना उससे हटके जो बाकी दो चीजें हैं उनको कांस्टेंट फिक्स कर दो। इस सारी प्रोपोर्शनैलिटी को इकट्ठा करें तो हमारे पास बन रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यहां से हमारे पास इन टर्म्स ऑफ जो कोइक्वेशन बनने लगी है, PV इज प्रोपोर्शनल टू RT, अब PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, और यहां से आइडियल गैस इक्वेशन बन रही है PV इज इक्वल टू nRT। N नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स है, R की वैल्यू 8.314 जॉल्स पर मोल और पर केल्विन है। तो हमारे पास एक इक्वेशन यहां पर आ गई, PV इज इक्वल टू nRT।
इसके बाद इक्वेशन को आगे फिर एक हेडिंग है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं खिलारा नहीं डाल रहा, बस उतना रख रहा हूं जितना बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ के बी कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बच्चों बराबर होता है कि अगर हम इस यूनिवर्सल या जनरल गैस कांस्टेंट आर को डिवाइड कर दें एवोगैड्रो नंबर पे। अब एवोगैड्रो नंबर का तो पता है ना सबको, एक मोल में जितने नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है उसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी आती है इसकी 10⁻23। तो देखो आर खुद भी कांस्टेंट है, ध्यान इधर रखना सबने, आर खुद भी एवोगैड्रो भी, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट विल बी अनदर कांस्टेंट। तो इसको कैसे डील करना है, आपने लिखना है पीवी इज इक्वल टू आर टी, और ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इसको हम n बाय एन ए भी लिख सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टिकल्स की कुल तादाद मोल्स में डिवाइड हो जाए तो आप उस कुल तादाद को एवोगैड्रो नंबर्स पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। लेकिन ये जो एवोगैड्रो नंबर में एन ए आ रहा है, हम अब क्या लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू एन, और इसको थोड़ा सा अलग करके लिख दें आर के नीचे एन ए इंटू टी। अब ये कौन सा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन। तो यहां से आपके पास दोबारा से इक्वेशन बन गई पी वी इज इक्वल टू एन ए बी, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा टी। तो जो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है और ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। अब मैं आपको सिर्फ दो हरफी फर्क बताने लगा हूं इन दोनों गैसेस का। अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम में नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही हो, 10 मोल, 15 मोल, 20 मोल, तो आप इक्वेशन यूज करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन अगर आपके पास किसी प्रॉब्लम में बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हो रही हो, 5 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, अब 6 मॉलिक्यूल मोल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड निकालनी है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्पीड निकालनी है, मोल को जिक्र ही नहीं करना। तो फिर आपने वो पंगा लेना है इस इक्वेशन से। इसमें n, ये जो सादा n है ये पार्टिकल्स की तादाद है, और यहां पर जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ मोल्स की तादाद है। फर्क समझ आ गया। गैस लॉज, गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी हम सारे के सारे वेरीफाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको आसान सी मिसाल बताता हूं, आपको पता है आप ये चारों के चारों लॉज एक सादा बैलून से वेरीफाई कर सकते हो। चारों के चारों लॉज एक सिंगल बैलून से वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले इनकी इक्वेशंस को समझ लो। बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड टू प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है व्हाइल कीपिंग नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। यहां पर भी मैं ये चीजें बता चुका हूं, बट फिर v इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। इट मींस p1 v1 इक्वल्स टू p2। ये चार जो पॉइंट्स है ना, ये आपके लिए इतने जरूरी हैं कि आपके आधे न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से से हैं इस चैप्टर के। आधे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ इन गैस लॉज में से हैं। तो अगर पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो फिर आप लिख सकते हैं p1 v1 इक्वल्स टू p2 v2। अब प्रेशर का वॉल्यूम से रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स है, तो ये शेप याद रखना, कोई भी दो क्वांटिटीज इनवर्सली रिलेटेड होंगी तो इस ग्राफ की शक्ल में आ जाएंगे। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इधर आके डिवाइड होगा तब v ओवर टी क्या आएगा, तो v1 ओवर t1 इक्वल्स टू v2 ओवर, डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ आ गया। जोसेफ लुजैक्स लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप किसी तरह उसकी बैलून की एग्जांपल में इकट्ठी दूंगा, टेम्परेचर इधर डिवाइड होगा, कांस्टेंट p1 ओवर t1 इक्वल्स टू p2 ओवर, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन का ग्राफ आ गया प्रेशर और टेम्परेचर का। एवोगैड्रोस लॉ बुक पे लिखा नहीं हुआ, बस कहानी को मुकम्मल करने के लिए लिख रहा हूं मैं। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, v ओवर n मस्ट रिमेन, v1 ओवर n1 इक्वल्स टू v2 ओवर n2। और लास्ट पे मैंने आपसे कहा कि आप ये चारों लॉज एक बैलून से प्रूव कर सकते हो। कैसे, यहां से स्टार्ट करते हैं। गुब्बारा पकड़ के उसमें हवा भरने का प्रोसेस, क्या उसको मजीद हवा देना नहीं, मुंह से लगाया, फूंक मारी, तो आपका सांस जो कि नंबर ऑफ मोल्स पे मुश्तमिल है,
आप वो सांस जब गुब्बारे में भर रहे हैं तो गुब्बारे का वॉल्यूम बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो आप उसको हवा दे रहे हैं यानी नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं, तो उसका क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम। उसमें से हवा निकलेगी वॉल्यूम कम, उसमें हवा भरेगी वॉल्यूम ज्यादा। क्या प्रूफ हो गया, एवोगैड्रोस लॉ। उसके बाद आप आ जाए चार्ल्स लॉ पे, जो और भी सिंपली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस गुब्बारे में आपने हवा भर ली, उस गुब्बारे को ले जाके अपने घर के फ्रीजर में रख दें। कहाँ रख दें, फ्रीजर का टेम्परेचर बाहर की दुनिया से क्या होता है, कम। अब जैसे जैसे फ्रीजर को वो बैलून एक्सपीरियंस करेगा, टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन होने से उस गैस के या उस बैलून का वॉल्यूम भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। 1 घंटे बाद जाके फ्रीजर दोबारा खोले, इतना बड़ा रखा हुआ बैलून आप इस तरीके से हाथ से उठा के बाहर ले आएंगे, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप उसी बैलून को दोबारा बाहर नॉर्मल स्टेट में रख दें, बाहर दोबारा नॉर्मल स्टेट में रखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और बैलून ठीक 5 से 7 मिनट या 10 मिनट में अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। तो वही बैलून जिसमें हवा भरी तो एवोगैड्रो प्रूफ हो गया, फ्रीजर में रखा तो चार्ल्स लॉ प्रूफ हो गया। जोसेफ लुजैक्स लॉ ये है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। आप एक बैलून को किसी हीटिंग एनवायरनमेंट में रख दें तो उसके अंदर मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगा, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनका जो कोलिजन का रेट है वो पहले से बढ़ जाएगा। कोलिजन ही प्रेशर का एक तरह से एनालॉगस है, जितनी ज्यादा कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगी प्रेशर भी उतना बढ़ जाएगा। तो उसी बैलून को हीटिंग एनवायरनमेंट में रखें, वो प्रेशर की वजह से फट जाएगा क्योंकि वो प्रेशर उस बैलून की साख को खत्म कर देगा। और बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ थोड़ा सा टेक्निकल है। भैंस को लगाने वाला जो टीका होता है ना, मोटा सा, आपने उसके अंदर कोई छोटा सा बैलून एडजस्ट कर देना। कैसे एडजस्ट करना है, ये उस टीके की लेट से स्ट्रक्चर है, उस टीके का इस तरीके से आपने बैलून को यहां से इस तरीके से ऐसे ऐसे फंसा के डाल देना। ये बैलून है अंदर, ठीक है। अब इंजेक्शन में ये इंजेक्शन का लिवर है, ये इंजेक्शन का लिवर हो गया। यहां पे आपने अपनी उंगली रख देनी, कोई भी चीज रख के इसको हवा बंद कर देना। अब बच्चों इस लिवर को जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे, या यूं कह लेंगे इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, तो आप एनवायरनमेंट के प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे। उसके नतीजे में वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो आपने ऊपर उंगली रखी हुई है, कोई हवा मजीद इस गुब्बारे में दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही आप यहां से इसको डाउनवर्ड मूव करेंगे, प्रेशर सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, कम, और ये जो बैलून है ना ये फूलना शुरू हो जाएगा और इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक सिंगल बैलून से आप ये चारों के चारों लॉज जो हैं बच्चों वो सादा तौर पे प्रूव कर सकते हैं।